मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास गोरा का। गोरा, जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह एक बंगला उपन्यास है जिसके मैं हिंदी अनुवाद का वाचन कर रहा हूँ। आज के वाचन के क्रम में आप सुनेंगे उपन्यास गोरा के भाग 27 और 28 का वाचन। तो सबसे पहले लीजिए सुनते हैं उपन्यास गोरा के भाग 27 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। शाम को मजिस्ट्रेट ब्राउनलो साहब नदी किनारे की सड़क पर टहल रहे थे। हरान बाबू उनके साथ थे। थोड़ी दूर पर गाड़ी में उनकी मेम परेश बाबू की लड़कियों के साथ हवाखोरी कर रही थी। बीच बीच में ब्राउनलो साहब बंगाली भद्र समाज के लोगों को बीच बीच में ब्राउनलो साहब बंगाली भद्र समाज के लोगों को अपने घर गार्डन पार्टियों में आमंत्रित करते रहते थे। जिले के एंट्रेंस स्कूल के पुरस्कार वितरण समारोह के समय सभापतित्व भी वही करते थे। संपन्न घरों में विवाह आदि के शुभ संस्कारों के समय आमंत्रित किए जाने पर अनुग्रह पूर्वक वह उसे स्वीकार कर लेते थे। यहाँ तक कि यात्रा अभिनय की मजलिस में निमंत्रित होने पर एक बड़ी आराम कुर्सी पर बैठे बैठे कुछ देर तक धैर्यपूर्वक गाना सुनने का प्रयत्न भी करते थे। उनकी अदालत के सरकारी वकील के यहाँ पिछले दशहरे की झांकियों में जो लड़के भिश्ती और महतरानी बने थे, मजिस्ट्रेट साहब ने उनका अभिनय विशेष रूप से पसंद किया था और उनकी फरमाइश पर झांकियों के इस अंश का कई बार प्रदर्शन किया गया था। इनकी पत्नी मिशनरी की लड़की थी, इसलिए जब तब उनके घर मिशनरी औरतों की चाय पान की महफिल जुटती रहती थी। जिले में उन्होंने एक लड़कियों का स्कूल स्थापित किया था और बराबर इसके लिए प्रयास करती थीं कि उस स्कूल में छात्राओं की कमी न हो। परेश बाबू के घर की लड़कियों में पढ़ाई की विशेष चर्चा होती देखकर बराबर वह उनका हौसला बढ़ाती रहती थीं। दूर रहने पर भी बीच बीच में चिट्ठी पत्री देती रहती थीं। क्रिसमस के समय उन्हें धर्मग्रंथ उपहार स्वरूप भेजती थीं। पंडाल लग गया था। हारान बाबू, सुधीर और विनय को साथ लेकर वरदा सुंदरी और उनकी लड़कियां सभी आई थीं। उन सबको सरकारी डाक बंगले में ठहराया गया था। परेश बाबू को यह सब पसंद नहीं था, इसलिए वह अकेले कलकत्ता में ही रह गए थे। उनका साथ देने के लिए सुचरिता ने वहीं रह जाने की बहुत कोशिश की थी, परंतु परेश बाबू ने मजिस्ट्रेट के निमंत्रण के संबंध में कर्तव्य का विशेष उपदेश देकर सुचरिता को भेज दिया था। तय हुआ था कि 2 दिन बाद मजिस्ट्रेट के घर डिनर के बाद इवनिंग पार्टी में कमिश्नर साहब और पत्नी सहित छोटे लाट साहब के सम्मुख परेश बाबू की लड़कियों का अभिनय और काव्य आवृत्ति आदि होगा। उसके लिए मजिस्ट्रेट ने अनेक अंग्रेज बंधुओं को जिले और कलकत्ता तक से बुलाया था। गिने चुने कुछ बंगाली भद्रजनों का भी प्रबंध किया गया था। उनके लिए बगीचे में एक अलग तंबू में ब्राह्मण रसोइयों द्वारा जलपान तैयार कराने की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा सुना गया था। थोड़े समय में ही हारान बाबू ने अपनी उच्च कोटि की बातचीत से मजिस्ट्रेट साहब को काफी संतुष्ट कर लिया था। ख्रिस्तान धर्मशास्त्र के विषय में हारान बाबू का असाधारण ज्ञान देखकर साहब आश्चर्यचकित हो गए थे। उन्होंने हारान बाबू से यहां तक पूछ लिया था कि ख्रिस्तान धर्म स्वीकार करने में ही वह क्यों पीछे रह गए। आज शाम को नदी किनारे की सैर के समय वह हारान बाबू के साथ ब्राह्मण समाज की कार्यप्रणाली और हिंदू समाज के सुधार के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी समय गुड इवनिंग सर कहता हुआ गोरा उनके सम्मुख आ खड़ा हुआ। उससे पहले दिन भी मजिस्ट्रेट साहब से मुलाकात की कोशिश करने पर यह उसकी समझ में आ गया था कि साहब के पास आने से पहले उनके प्यादे को नजराना देना पड़ता है। यह दंड और अपमान स्वीकार न करने का निश्चय करके आज वह साहब के हवाखोरी करने के समय उनके सामने उपस्थित हुआ है। इस साक्षात के समय हारान बाबू अथवा गोरा की ओर से परिचय का कोई उत्साह नहीं देखा गया। साहब आगंतुक को देखकर कुछ विस्मित हो गए। ऐसा 6 फुट से अधिक ऊंचा, लंबा तगड़ा जवान उन्होंने बंगाल में अब से पहले कभी देखा हो।
यह उन्हें याद नहीं पड़ा। उसका रंग भी साधारण बंगालियों जैसा नहीं था। शरीर पर खाकी रंग का कुर्ता, मोटी मैली धोती, हाथ में बांस की लाठी, चादर सिर पर पगड़ी की तरह बंधी हुई थी। मजिस्ट्रेट से गोरा ने कहा, मैं घोषपुर गांव से आया हूं। मजिस्ट्रेट साहब ने विस्मय सूचक हल्की सी सीटी बजाई। घोषपुर के मामले में कोई गैर आदमी टांग अड़ा रहा है, इसकी सूचना उन्हें एक दिन पहले ही मिल चुकी थी। शायद यही वह आदमी है। सिर से पैर तक गोरा को एक तीखी नजर से देखकर उन्होंने पूछा, तुम कौन जात हो? गोरा बोला, बंगाली ब्राह्मण हूं। साहब बोले, ओह, किसी अखबार से संबंध है शायद? गोरा ने कहा, नहीं। मजिस्ट्रेट बोले, भोजपुर में तुम क्या करने आए? गोरा ने कहा, घूमता हुआ वहां जा ठहरा था। पुलिस की ज्यादती से गांव की दुर्गति होती हुई देखकर तथा नए उपद्रव की आशंका जानकर उसे रोकने के लिए आपके पास आया हूं। मजिस्ट्रेट ने कहा, भोजपुर गांव के लोग बड़े बदमाश हैं, यह तुम्हें मालूम है? वे बदमाश नहीं हैं, गोरा बोला। निर्भीक और आजाद दिमाग है, अत्याचार चुपचाप सह नहीं सकते। मजिस्ट्रेट बिगड़ उठे। उन्होंने मन ही मन सोचा, नए बंगाली इतिहास की पुस्तकें पढ़कर बहुत बातें सीख गए हैं। इनसफरेबल प्रगट में गोरा को डपटकर बोले, यहां के हालात का तुम्हें कुछ पता नहीं है? मेघ गंभीर स्वर में गोरा ने जवाब दिया, यहां के हालात का आपको और भी कम पता है। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं तुम्हें खबरदार किए देता हूं, भोजपुर के मामले में यदि कोई दखल दोगे तो सस्ते में नहीं छूटोगे। गोरा ने कहा, जब आपने तय ही कर लिया है कि अत्याचार को रोकने की कार्रवाई नहीं करेंगे और गांव के लोगों के बारे में भी पहले से मिथ्या धारणा बना ली है, तब मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि गांव के लोगों को पुलिस के मुकाबले में खड़े होने के लिए बढ़ावा दूं। चलते चलते मजिस्ट्रेट रुक गए और बिजली की तेजी से गोरा की ओर पलटकर गरज उठे, क्या तुम्हारी इतनी मजाल? और कुछ कहे बिना गोरा धीरे गति से चला गया। मजिस्ट्रेट बोले, हरान बाबू, आपके देश के लोगों में यह सब कैसे लक्षण दिख रहे हैं? हरान बाबू ने कहा, पढ़ाई लिखाई व्यवस्थित ढंग से नहीं होती, विशेषकर आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा देश में होती ही नहीं, इसीलिए ये सब बातें होती हैं। अंग्रेजी शिक्षा का जो उत्तम अंश है वह ग्रहण करने का अधिकार इन लोगों को नहीं है। भारतवर्ष में अंग्रेजों का राज्य नियति का ही विधान है। ये अकृतज्ञ लोग अब भी इस बात को स्वीकार करना नहीं चाहते। एकमात्र कारण इसका यही है कि इन लोगों ने केवल किताबें रट ली हैं, इनका धर्मबोध बिल्कुल अधूरा है। मजिस्ट्रेट बोले, क्राइस्ट को स्वीकार किए बिना भारतवर्ष का धर्मबोध कभी नहीं हो सकता। हरान बाबू ने कहा, एक तरह से यह सच ही है। यूं कहते हुए हरान बाबू ने ईसा को स्वीकार करने के बारे में एक ईसाई में और हरान बाबू में कहां तक एक मत है और कहां तक मतभेद, इसके सूक्ष्म विवेचन में मजिस्ट्रेट को इतना उलझा लिया कि मेम साहब जब परेश बाबू की लड़कियों को डाक बंगले पहुंचाकर लौट आई और पति से बोली, हैरी, अब वापस चलना चाहिए, तब उन्होंने चौंक कर घड़ी निकालकर देखते हुए कहा, माय गॉड, यह तो 8:20 हो गए। उन्होंने गाड़ी पर सवार होते समय हरान बाबू से हाथ मिलाकर विदा लेते हुए कहा, आपके साथ बातचीत में साज बहुत अच्छी कट गई। डांग बंगले पर लौटकर हरान बाबू ने मजिस्ट्रेट के साथ अपनी बातचीत विस्तार पूर्वक सुनाई, लेकिन गोरा के साथ साक्षात्कार होने का उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया। मित्रों, यह था उपन्यास गोरा के भाग 27 का वाचन। इसी क्रम में अब लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 28 का वाचन। किसी अपराध के लिए बिना किसी सुनवाई के सिर्फ गांव को सबक सिखाने के लिए 47 आदमियों को हवालात में बंद कर दिया गया था। मजिस्ट्रेट से भेंट होने के बाद गोरा किसी वकील की खोज में निकला। किसी से उसने सुना कि 7 कौड़ी हालदार यहाँ के नामी वकील हैं। 7 कौड़ी के घर पहुंचते ही वकील साहब कह उठे, अरे यह तो गोरा है, तुम यहाँ कहाँ? गोरा का अनुमान ठीक ही था, 7 कौड़ी उनका सहपाठी था। गोरा ने कहा, भोजपुर के असामियों को जमानत पर छुड़वाकर उनकी पैरवी करनी होगी। 7 कौड़ी ने कहा, जमानत कौन देगा? गोरा बोला, मैं दूंगा।
सात कौड़ी ने कहा, 47 आदमियों की जमानत देना तुम्हारे बूते का है? गोरा ने कहा, अगर मुख्तियार लोग मिलकर जमानत दें तो उनकी फीस मैं दे दूंगा। सात कौड़ी ने कहा, उसमें कुछ कम खर्च नहीं होगा। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट के इजलास में जमानत की दरख्वास्त पेश की गई। मजिस्ट्रेट ने कल मिले मैले कपड़े और पगड़ी वाले दबंग आदमी की ओर एक नजर डाली और दरख्वास्त नामंजूर कर दी। 14 वर्ष के लड़के से लेकर 80 वर्ष के बूढ़े तक हवालात में सड़ने के लिए छोड़ दिए गए। सात कौड़ी से गोरा ने उसकी ओर से केस लड़ने का अनुरोध किया। सात कौड़ी ने कहा, गवाह कहां मिलेंगे? जो गवाह हो सकते थे वही सब तो आसामी हैं। इसके अलावा साहब को मारने के इस कांड की जांच के मारे सारे इलाके के लोगों की नाक में दम है। मजिस्ट्रेट समझता है कि भीतर ही भीतर इसमें भद्र लोगों का भी हाथ है। शायद मुझ पर भी शक करता हो, कौन जाने। अंग्रेजी अखबार बराबर लिख रहे हैं, विदेशी लोगों के हौसले इतने बढ़ जाएंगे तो अरक्षित असहाय अंग्रेजों का निश्चिंत रहना मुश्किल हो जाएगा। इधर तो ऐसी हालत हो गई है कि देसी लोग देश में टिक ही नहीं पाते हैं। मैं जानता हूं कि अन्याय हो रहा है, लेकिन कोई उपाय नहीं है। गरज कर गोरा ने कहा, उपाय क्यों नहीं है? हंसकर सात कौड़ी ने कहा, जैसे तुम स्कूल में थे अब तक ठीक वैसे के वैसे ही हो। उपाय इसलिए नहीं है कि हम लोगों के घर में बीबी बच्चे हैं। रोज कमाकर न लाएं तो कई लोगों को उपवास करना पड़ जाए। दूसरे का बोझ अपने ऊपर लेने को राजी होने वाले लोग दुनिया में कम ही होते हैं, और उस देश में तो और भी कम, जिसमें कुनबा भी ऐसा छोटा नहीं होता। जिसके घर 10 खाने वाले हैं वह उन 10 को छोड़कर दूसरे आदमियों की ओर देखने का मौका कहां पाएगा? गोरा ने कहा, तो इन लोगों के लिए तुम कुछ नहीं करोगे? हाई कोर्ट के सामने यदि अधीर होकर सात कौड़ी ने कहा, अरे तुम यह क्यों नहीं देखते कि एक अंग्रेज जख्मी हुआ है? हर अंग्रेज राजा है। छोटे अंग्रेज को मारना भी छोटे किस्म का राजविद्रोही है, जिसका कोई सुफल नहीं निकलने वाला। उसके लिए बेकार में दौड़ धूप करके खामखा मजिस्ट्रेट से ही बिगाड़ करूं, यह मुझसे नहीं होगा। गोरा ने तय किया कि अगले दिन 10:30 बजे की गाड़ी से कलकत्ता जाकर देखेगा कि वहां के किसी वकील की मदद से कुछ हो सकता है या नहीं। लेकिन इसी समय एक और बाधा आ खड़ी हुई। यहाँ के कार्यक्रम के सिलसिले में कलकत्ता के विद्यार्थियों की एक टीम के साथ स्थानीय विद्यार्थियों का क्रिकेट मैच तय हुआ था। अभ्यास के लिए कलकत्ता के लड़के आपस में खेल रहे थे। एक लड़के के पैर में गेंद से गहरी चोट लग गई। मैदान से लगा हुआ एक बड़ा पोखर था। जख्मी लड़के को किनारे पर लिटाकर उसके दो साथी कपड़ा पानी में भिगोकर उसके पैर में पट्टी बांध रहे थे कि अचानक कहीं से एक पहरेदार ने आकर एक छात्र को जोर से धक्का देकर भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया। पोखर पीने के पानी के लिए रिजर्व था, उसमें उतरना मना था। यह कलकत्ता के विद्यार्थी नहीं जानते थे। उनके बदन भी गठे हुए थे। उन्होंने अपमान का यथोचित प्रतिकार शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर 4-5 सिपाही और दौड़े हुए आ गए। ठीक इसी समय गोरा भी वहां से गुजरा। छात्र गोरा को पहचानते थे। उनके साथ गोरा कई बार क्रिकेट खेल चुका था। गोरा ने जब देखा कि विद्यार्थियों को पकड़कर मारते मारते ले जाया जा रहा है, तब वह सह नहीं सका। बोला, खबरदार जो मारा तो। पहरेदार और उसके साथियों ने उसे भी भद्दी गाली दी। इस पर गोरा ने घूसे और लाते जमाकर ऐसा बखेड़ा कर दिया कि भीड़ लग गई। इधर देखते देखते विद्यार्थियों का झुंड भी इकट्ठा हो गया और गोरा के उत्साह से सह पाकर वे भी पुलिस पर टूट पड़े। पहरेदार और उसके साथी मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। सारी घटना में राह चलते लोगों को बड़ा मजा आया, लेकिन कहने की जरूरत नहीं, यह तमाशा गोरा के लिए तमाशा न रहा। लगभग 3-4 बजे डाक बंगले में जब विनय, हरान बाबू और लड़कियां अभ्यास कर रही थीं, विनय के परिचित छात्रों ने आकर खबर दी कि गोरा और कुछ एक विद्यार्थियों को गिरफ्तार करके पुलिस ने हवालात में बंद कर दिया है। अगले दिन पहले इजलास में ही मजिस्ट्रेट साहब के सामने उनकी पेशी होगी। गोरा हवालात में। खबर सुनकर हरान बाबू को छोड़ सब लोग चौंक उठे। दौड़ा हुआ विनय पहले अपने सहपाठी सात कौड़ी हलदार के पास गया। उसे सारी बात बताकर
उसके साथ हवालात पहुंचा। सात कौड़ी ने गोरा की ओर पैरवी करने और उसे जमानत पर छुड़ाने की कोशिश का प्रस्ताव किया तो गोरा ने कहा, नहीं, मैं वकील भी नहीं करूंगा और मुझे जमानत पर छुड़ाने की चेष्टा भी नहीं करनी होगी। यह भी कोई बात हुई? विनय की ओर मुड़कर सात कौड़ी ने कहा, देखा इसको, कौन कहेगा कि गोरा स्कूल से निकल आया है? इसकी अक्ल अभी भी ठीक वैसी ही है। गोरा ने कहा, संयोग से मेरे पास साधन है, दोस्त है, इसीलिए मैं हवालात से बच जाऊं, यह मैं नहीं चाहता। हमारे देश की जो धर्म नीति है उसके अनुसार न्याय करने की जिम्मेदारी राजा की है। प्रजा के साथ अन्याय हो, यह राजा का ही अधर्म है। लेकिन इस राज्य में यदि वकील की फीस न जुटा सकने पर प्रजा को हवालात में सड़ने या जेल में मरना पड़े, सिर पर राजा के रहते भी पैसा देकर इंसाफ खरीदने की कोशिश में जुट जाना पड़े, तो ऐसे अन्याय के लिए एक धेला भी मैं खर्च करना नहीं चाहता। सात कौड़ी ने कहा, लेकिन काजी के राज में तो घूस देने के लिए भी सिर बेचना पड़ता है। गोरा ने कहा, लेकिन घूस देने का विधान राजा का तो नहीं था। जो काजी बुरा होता था वह घूस लेता था। आजकल भी वही हाल है, लेकिन आजकल इंसाफ के लिए राजा के सामने जाने पर चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी, चाहे दोषी हो चाहे निर्दोष, प्रजा को रोना ही पड़ता है। जो गरीब है, इंसाफ की लड़ाई में उसके लिए हार जीत दोनों में ही सर्वनाश है। फिर जहां राजा वादी है और हम जैसे लोग प्रतिवादी, वहां उनकी ओर से ही सब वकील बैरिस्टर हैं। और अगर मैं जुटा सकूं तो ठीक है, नहीं तो मेरा भाग्य। इंसाफ के लिए अगर सफाई वकील की जरूरत नहीं है तो फिर सरकारी वकील किस लिए? और अगर जरूरत है तो फिर गवर्नमेंट के खिलाफ अपना वकील स्वयं खोजने की मजबूरी क्यों हो? यह क्या प्रजा के साथ शत्रुता नहीं है? कैसा राजधर्म है यह? सात कौड़ी ने कहा, बिगड़ते क्यों हो भाई? सिविलाइजेशन कोई सस्ती चीज तो नहीं है। इंसाफ में बारीकी के लिए कानून में भी बारीकी आवश्यक है। कानून में बारीकी होने पर बिना पेशेवर कानूनदा के काम नहीं चलता। पैसे की बात आते ही बिक्री खरीद की बात आ जाती है। इसलिए सभ्यता की अदालत में इंसाफ अपने आप दुकानदारी हो जाती है। इसी से जिसके पास पैसा नहीं है उसके ठगे जाने की संभावना रहती ही है। यदि तुम राजा होते तो क्या करते भला? गोरा बोला, अगर ऐसा कानून बनाता कि 1,500 रुपया वेतन पाने वाले जज की अक्ल के लिए भी उससे पार पाना संभव न होता, तो अभागे वादी प्रतिवादी दोनों पक्षों के लिए सरकारी खर्च पर वकील नियुक्त करता। इंसाफ ठीक होने का खर्चा प्रजा के माथे मढ़कर अपनी न्याय व्यवस्था पर गर्व करता हुआ मुगल पठान राजाओं को गालियां न देता। सात कौड़ी ने कहा, ठीक है, लेकिन वह शुभ दिन जब नहीं आया, तुम जब राजा नहीं हुए। आज जब तुम सभी राजा की अदालत में असामी पेश हो, तब तुम्हें या तो अपनी गार्ड से पैसा खर्च करना होगा या किसी दोस्त वकील की शरण लेनी होगी, नहीं तो और किसी प्रकार तो मुसीबत नहीं टल सकती। हट करके गोरा ने कहा, कोई कोशिश न करने पर जो सिर पर आएगी वही मेरे सिर पर आए। इस राज्य में बिल्कुल असहाय की जो गति होगी वही मेरी भी हो। विनय ने बड़ी मिन्नतें की, लेकिन गोरा ने सबकी अनसुनी कर दी। उसने विनय से पूछा, अचानक तुम यहां कैसे आ पहुंचे? विनय का चेहरा जरा तमतमा उठा। गोरा आज हवालात में न होता तो शायद विनय कुछ विद्रोह के स्वर में ही अपने वहां होने का कारण बता देता, लेकिन आज स्पष्ट बात उसके मुंह पर नहीं आई। वह बोला, मेरी बात फिर होगी, अभी तो तुम्हारी। गोरा ने कहा, मैं तो आज सरकारी मेहमान हूं, मेरी चिंता तो सरकार स्वयं कर रही है। तुम लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। विनय जानता था कि गोरा को डिगाना संभव नहीं है, इसलिए वकील करने की कोशिश उसने छोड़ दी। बोला, यहां का तो तुम खा नहीं सकोगे, बाहर से कुछ खाना भेजने का प्रबंध कर दूं? अधीर होकर गोरा ने कहा, विनय, क्यों तुम बेकार में दौड़ धूप करते हो? मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए। सबके भाग्य में हवालात में जो आता है उससे अधिक मैं कुछ नहीं चाहता। लाचार होकर विनय डाक बंगले लौट आया। सुचरिता रास्ते की ओर वाले एक सोने के कमरे में दरवाजा बंद करके खिड़की खोले विनय के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। किसी प्रकार भी दूसरों का साथ या उनकी बातचीत उसे सहन नहीं हो पा रही थी। जब सुचरिता ने देखा कि विनय उदास और चिंतित चेहरा लिए
डाक बंगले की ओर से आ रहा है, तब उसके हृदय में अनेक आशंकाएं उठने लगी। बड़ी मुश्किल से अपने को शांत करके एक किताब हाथ में लेकर वह बैठने के कमरे में आई। सिलाई का काम ललिता को बिल्कुल नहीं रुचता, लेकिन आज एक कोने में चुपचाप बैठी वह सिलाई कर रही थी। लावण्य सुधीर के साथ अंग्रेजी शब्द बनाने का खेल खेल रही थी। लीला दर्शक बनी बैठी थी। हरान बाबू वरदा सुंदरी के साथ आगामी कल के उत्सव के बारे में बातचीत कर रहे थे। विनय ने आज सवेरे पुलिस के साथ गोरा के झगड़े का सारा किस्सा ब्यौरेवार सुना दिया। सुचरिता स्तब्ध बैठी रही। ललिता की गोद से सिलाई नीचे गिर गई और उसका मुंह लाल हो आया। वरदा सुंदरी ने कहा, आप कोई चिंता न कीजिए विनय बाबू, आज शाम को ही मजिस्ट्रेट साहब की मेम से मैं गौर बाबू के लिए कहूंगी। सुधीर ने कहा, उसके बचाव के लिए तो कोई प्रबंध करना होगा। जमानत पर छुड़वाने और वकील नियुक्त करने के बारे में गोरा ने जो आपत्तियां की थीं, विनय ने वे सब बता दी। सुनकर हरान बाबू चिढ़कर बोले, यह सब बेकार की हेकड़ी है। ललिता के मन का भाव हरान बाबू के प्रति जैसा भी रहा हो, पर अब तक वह उनका सम्मान करती आई थी और कभी उनके साथ बहस में नहीं पड़ी थी। आज जोर से सिर झटक कर बोल उठी, बिल्कुल बेकार नहीं है। गौर बाबू ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। मजिस्ट्रेट सिर्फ हमको दबाता रहेगा और हम अपनी रक्षा खुद करेंगे। उसकी मोटी तनख्वाह जुटाने के लिए टैक्स भी भरना होगा और फिर उसी से अपनी जान छुड़ाने के लिए गांठ से वकील की फीस भी देनी होगी। ऐसा इंसाफ पाने से जेल जाना कहीं अच्छा है। हरान बाबू ललिता को अब तक बच्चा ही समझते आए थे। उन्होंने कभी कल्पना भी न की थी कि उसकी भी कोई राय हो सकती है। उसी ललिता के मुंह से तीखी बात सुनकर वह हक्के बक्के रह गए। फिर उसे डांटते हुए बोले, तुम ये सब बातें क्या जानो? जो 2-4 किताबें रटकर कॉलेज पास करके आए हैं, जिनका न धर्म है न धारणा, उनके मुंह से गैर जिम्मेदाराना पागलपन की बकवास सुनकर तुम्हारा सिर फिर गया है। यह कहकर हरान बाबू ने कल शाम को मजिस्ट्रेट के साथ गोरा के साक्षात्कार की और उसके बारे में उनसे मजिस्ट्रेट की जो बातचीत हुई थी उसका पूरा ब्यौरा सुना दिया। विनय को घोषपुर गांव का मामला मालूम न था। बात सुनकर वह शंकित हो उठा। उसने समझ लिया कि गोरा को मजिस्ट्रेट सहज ही न छोड़ेंगे। जिस मतलब से हरान ने बात सुनाई थी उसका ठीक उल्टा असर हुआ। गोरा को देखने के बाद जो अब तक उन्होंने छिपा रखी थी, उससे जो ओछापन झलकता था वह सुचरिता को चुभ गया। गोरा के प्रति उनकी प्रत्येक बात से एक व्यक्तिगत ईर्ष्या टपकती थी। गोरा की इस मुसीबत के समय उनके व्यवहार के कारण सभी को उनके प्रति एक घृणा हुई। सुचरिता अब तक चुप ही थी। कुछ कहने को उसका मन अकुला रहा था, किंतु अपने को रोककर वह किताब खोलकर कांपते हाथों से उसके पन्ने पलटने लगी। ललिता ने उद्धत भाव से कहा, हरान बाबू की राय में और मजिस्ट्रेट की राय में चाहे जितनी समानता हो, घोषपुर के मामले में गौर मोहन बाबू की बड़ाई ही साबित होती है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के भाग 28 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। उपन्यास गोरा के आगे के भागों का वाचन आप वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।